आज तक स्टोरीज के मुअज़्ज़ज़ नाज़रीन अस्सलामु अलैकुम। मुअज़्ज़ज़ नाज़रीन इकराम, इससे पहले आप इस कहानी की 129 इकसात सुन चुके हैं। आप किस्त 130 मुलाहिज़ा फरमाएं। उसी असना में समंदर के सीने पर कहर की चादर में कुछ रोशनियां जल उठी। उन लोगों ने गन बोट की हिफाजत के लिए उसे साहिल से हटाकर तमाम रोशनियां गुल की हुई थी। उस तरह कहर की आड़ में पूरी गन बोट गायब होकर रह गई थी। समंदर की तरफ से आने वाली भीगी भीगी यकबस्ता हवाएं गर्म ऊनी लिबास से गुजरकर हड्डियों में उतरी जा रही थी। मैंने ओवरकोट का कॉलर खड़ा करके गर्दन उसमें छुपाई हुई थी, लेकिन नाक का सिरा सर्दी से सुन्न होकर रह गया था। ऐसे में गन बोट की वापसी का इंतजार बहुत सब्र आजमा था। मुझे अंदाजा था कि गन बोट के लिए वो फासला बहुत मुख्तसर था, लेकिन इंजन स्टार्ट करके लंगर उठाने से बर्थ पर लगने तक वही सारे मशीनी तकाजे पूरे होने लाजमी थे जो किसी बड़े बहरी सफर के लिए जरूरी होते थे। मैंने वहीं खड़े खड़े सर्दी का एहसास मिटाने के लिए एक के बाद दीगरे 2 सिगरेटें खत्म की, लेकिन सर्दी की वजह से वो सिलसिला भी मौकूफ करना पड़ गया, क्योंकि तंबाकू नोशी के लिए एक हाथ ओवरकोट की जेब से निकाले रखना जरूरी था, जिसकी उंगलियां 2 सिगरेटों के खात्मे तक बुरी तरह अकड़ कर रह गई थी। खुदा खुदा करके समंदर के सीने पर रोशनियों ने हरकत की और चंद मिनट बाद ही बोट बर्थ पर लंगर अंदाज होने की पोजीशन में आ गई। लंगर न डालना, मैंने ये तवक्का करते हुए कि कोई ना कोई अर्शे पर मौजूद होगा, ऊंची आवाज में कहा। हमारे सवार होते ही सफर दोबारा शुरू करना है। ठीक है, सीढ़ी उतारी जा रही है। अर्शे पर से उलीनी की आवाज आई। उस बार मेगाफोन इस्तेमाल नहीं किया गया था। तुम्हारे साथ कैदियों की तादाद कितनी है? कोई कैदी नहीं है, बल्कि हमारी नफरी में भी एक ही कमी हो गई है। अल्लाह मरने वाले की रूह को सुकून अता करे, ओलिनी ने ऊंची आवाज में कहा। फिर फिजा पर सकूत छा गया, जिसमें बस गन बोट के इंजन की हल्की हल्की गूंज रची हुई थी। सीढ़ी लगते ही हम चारों हिफ्ज़े मरातब का ख्याल किए बगैर दीवानावार अर्शे पर चढ़े थे। चाओलिनी और रिमरान ने हमारा इस्तकबाल किया। वो दोनों शायद बहुत देर से अर्शे पर मौजूद थे। उनके करीब टामी गन्ने, राइफलें, दूरबीनी और मुतअद्दिद इक़साम के दस्ती बम्बों का खासा जखीरा मौजूद था। ऐसा मालूम हो रहा था जैसे वो अपने ज़हनों में किसी बड़े मार्के के तसव्वुर का ख्याल किए बैठे थे, जिसके रुनमा होने से पहले ही किस्सा निपट गया था। ओलिनी सीढ़ी हटाने के लिए अर्शे पर ही रुका रहा। मुहावज अपने कैबिन की तरफ चले गए। एलिनोर और इमरान मेरे साथ बड़े थे, लेकिन मैंने नरमी से उन्हें लौटा दिया। दोनों मुहाफिज मेरी तरह जख्मी हैं, उन्हें मुझसे ज्यादा तुम्हारी मदद की जरूरत है। उन्हें फर्स्ट एड देकर मेरे पास आना, मैं अपने कैबिन में मिलूंगा। वो दोनों बेहील हुज्जत वापस मुड़ गए और मैं अपने कैबिन की तरफ हो लिया, जो कि बिशालून के तसर्रुफ में हुआ करता था। कैबिन की गर्म और फरत अमेज फिजा मुयस्सर आते ही मैंने वजनी ओवरकोट उतार फेंका। सुल्तान शाह बिस्तर पर बैठा मुस्कुराने की कोशिश कर रहा था, लेकिन उसके बुशरे से गुजरे हुए लम्हात का तनाव साफ जाहिर था। उसकी मुतजस्सिस निगाहें किसी इम्कानी टूट फूट की तलाश में मेरे बदन का तवाफ कर रही थी। मुझे यूं ना देखो, मैं बिल्कुल ठीक हूँ। तुम्हारा क्या हाल है? मैंने हंसते हुए उससे दरियाफ्त किया। नए वाक़या से पैदा होने वाला असाबी तनाव मेरे हक में मुफीद साबित हुआ है। उसने खुशदिली के साथ कहा, मैं बगैर सहारे के कई कदम चलने के काबिल हो चुका हूँ। बहाली की यही रफ्तार रही तो अगले 10-12 घंटों में मैं बड़ी हद तक नॉर्मल हो जाऊँगा। ये बताओ कि तुम क्या कर रहा है? अड्डा निस्तु नाबूद हो गया। 5 आदमी मारे गए और ये सब इतनी खुशअस्लूबी के साथ हुआ कि गन बोट वालों ने उन्हें बागी समझकर कार्रवाई की है और वो पूरी तरह मेरे साथ हैं। यूँ समझो कि हमने अपने हक में शी के वो तमाम आदमी तोड़ लिए हैं जो गन बोट पर मौजूद हैं। लेकिन तुम कब तक इनसे काम ले सकोगे? जिमी लाइट पर हाथ डालने तक इन्हीं पर तकिया करना होगा, मैंने पुरख्याल अंदाज में कहा। लेकिन गन बोट से ज़्यादा देर तक हमारा साथ न दे सकेगी। इसे जल्द अज जल्द पीछा छुड़ाना होगा। क्या गन बोट को भी कुछ नुकसान पहुंचाए? उसने चौंक कर सवाल किया। गन बोट बिल्कुल सही सलामत है, लेकिन शी वाले अपने बहरी अड्डे की तबाही का मुअम्मा हल करने के लिए अब गन बोट की तलाश पर तवज्जो मरकूज करेंगे। खुले समंदरों या बैनुल अक़वामी बंदरगाहों में हम ज्यादा दिन तक इस जो हैकल बोट को न छुपा सकेंगे। तो फिर क्या करोगे? अपने आदमियों समेत हमको किसी करीब तरीन बंदरगाह पर उतर जाना चाहिए। गन बोट शी वालों को लवारस हालत में मिलेगी तो उनकी मुहिम ज्यादा जोर नहीं पकड़ सकेगी। मेरे ज़हन में कोई और ही मंसूबा परवान चल रहा है, मैंने मुस्कुराते हुए कहा। मैं उन्हें गन बोट के बारे में ऐसी जिक्र पहुंचाऊंगा कि ये मुद्दतों अपने जख्म छाटते रहेंगे। क्या कोई खास बात है जहन में? उसने सवाल किया। अभी एक मुबहम सा खाका है, जब तक उलीनी वगैरह से बात न कर लूँ कुछ कह नहीं सकता। फिर भी कुछ तो बताओ, उसने इसरार किया। लेकिन मेरे जवाब देने से बेशतर दरवाजे पर दस्तक हुई और रिबरा मुझसे इजाज़त मिलते ही अंदर आ गया। उसके पीछे अली नूर भी मौजूद थी। वो दोनों खैरियत से हैं। रिबरा ने आते ही जख्मी मुहाफिजों के बारे में रिपोर्ट दी। सती जख्म खासे आए हैं, लेकिन वो जल्द ही नॉर्मल हो जाएंगे। उनकी कारकर्दगी और नकलो हरकत पर भी कोई ख़ास असर नहीं पड़ेगा। हम इस गर्दाब से बच निकले। मैंने चंद सानियों की खामोशी के बाद कहा, लेकिन हम अभी तक खतरात से 2-4 हैं। अपने लोगों से हमारा राब्ता टूटा हुआ है। जब तक ये राब्ता बहाल ना हो जाए हम लोगों को गैर मामूली यकजहती का मुजाहरा करते हुए एक टीम की तरह काम करना होगा और आपस में मुशावरत करना होगी। हाक और उसके साथियों के रवैये पर हम हैरान हैं।
रेबरान ने शर्मसार लहजे में कहा, वो यकीनी तौर पर दुश्मन के आदमी थे, वरना आईमैन के हुक्म पर उन्हें अपनी गर्दनें खुद काट लेना चाहिए थी। मेरा ख्याल है कि गन बोट के हमले ने तुम्हें मायूस नहीं किया, बल्कि पूरी कुव्वत और सलाहियत के साथ तुम्हारे साथ ताउन किया। इसी वजह से मैंने टीम का जिक्र किया है। मैं तुम सब का सरबराह जरूर हूँ, लेकिन मौजूदा हालात में तुम में से हर एक मुझे आजादाना तौर पर मशवरे दे सकता है, जो मुनासिब हुए तो जरूर कबूल किए जाएंगे। मैंने एक के लफ्ज पर जोर देकर कहा, चीफ गन बोट चला रहा है। एक मुहाफिज ने अली नूर की चका ली हुई है, बाकी तो जख्मी है। मेरा ख्याल है कि इस वक्त ओलिनी भी यहाँ आ जाए तो हम मुस्तकबिल के खतरात और इम्कानात पर खुलकर गुफ्तगू कर सकेंगे। वो रेडियो रूम में जा चुका है, अली नूर बोली। उसे बुला लो वहां से। मैंने कहा, रेडियो रूम में क्या रखा है? अब तो पूरा सफर चीफ नेविगेटर की स्वाबदीद पर ही तय होगा। हमने कहीं भी राब्ता कायम किया तो मसाइल जन्म लेंगे। अली नूर इंटरकॉम पर ओलिन को पैगाम देकर सोफे पर बैठ गई। मेरे इशारे पर इमरान ने भी निशिस्त संभाल ली और मैं उठकर अपने लिए रॉयल सल्यूट का गिलास तैयार करने लगा। ओलिन ने कैबिन में आकर अपनी निशिस्त संभाली तो मैंने एक मरतबा फिर अपनी बातें दोहराई और खामोश होकर अस्काज से अपने लब तर करने लगा। तुमने हर एक के जहन को पढ़ लिया है। ओलिनी बोला, हम में से हर शख्स यही सोच रहा है और तुम्हारे अहकामात पर अंधाधुंध अमल करने के बावजूद खतरात की तरफ से परेशान है। पहले हमारा ख्याल था कि बैरी अड्डे पर एक आध काली भेड़ होगी जिसे तुम आसानी के साथ पकड़ लोगे, मगर वहां तो पूरा ग्रुप भी भागी था। मुझे भी वहां पहुंचकर ही मामले की संगीनी का अंदाजा हुआ। पहले गुमान होता तो शायद मैं कोई दूसरा रास्ता इख्तियार करता, लेकिन अब तीर कमान से निकल चुका है। बागियों की पुष्पनाही करने वाले हाथ बहुत मजबूत मालूम होते हैं। उन्हें गहरा सांस लेकर बोला, मुझे यकीन है कि छुट्टी मनाने जाने वालों में भी हाक का कोई न कोई हमदर्द होगा जो इस तबाही की इतला अपने आकाओं को पहुंचा देगा, और उनके लिए अंदाजा लगाना दुश्वार नहीं होगा कि इस वाक़या के जिम्मेदार गन बोट वाले हैं। हमारे पास ज़्यादा से ज़्यादा आज ही की मोहलत है, क्योंकि खुले समंदर में गन बोट एक जजीरे की मानिंद होगी। किसी दुश्मन ने हमें भांप लिया तो हमारे लिए हथियार डालने या लड़ते हुए मर जाने के अलावा कोई तीसरा बाइज्जत रास्ता नहीं होगा, और मैं इसी के बारे में फिक्रमंद हूँ। मैंने कहा, जहाँ तक मैं समझ चुका हूँ हमारे लिए गन बोट सबसे ज़्यादा परेशानी का सबब बनी हुई है, क्योंकि हमारे दुश्मन इसे पहचानते हैं। रिब्रा आंखें चुपकाते हुए बोला, अगर गन बोट से गुलखुलासी हो जाए तो हम सब सुकून का सांस ले सकेंगे। अली नूर मुंह बनाकर बोली, ब्रिज से निकलने के बाद हम फ्रांस के मगरबी साहिल से स्पेन की शुमाली साहिल तक कहीं भी गन बोट छोड़कर बड़ी आसानी के साथ मकामी आबादी में रुपोश हो सकते हैं। बैरी अड्डी की तबाही शी की तारीख का एक अफसोसनाक वाक़या है, मैंने गंभीर लहजे में कहा, लेकिन वो तबाही वसी तर मफादात के लिए नागुज़ीर हो गई थी, इसलिए मुझे वो फैसला करने पर मजबूर होना पड़ा। लेकिन मैं गन बोट को नहीं खो सकता, ये शी का एक बेशकीमत एहसास है। इस फैसले के लिए मैं अपनी सिल्वर आई अपने बड़ों को वापस करने को तरजीह दूंगा। चंद सानियों के लिए सब कुछ सांप सूंघ गया। मेरे पुरजोर अल्फाज सुनकर उन्हें एहसास हुआ कि गन बोट कोई मामूली कश्ती नहीं थी जिसे आसानी के साथ भुलाया जा सके। वो यकीनन एक बेशकीमत जंगी कश्ती थी, और जो अपने खसूसी डिज़ाइन और फायर पावर की वजह से शी के बहरी मुफादात के तहफ़्फ़ुज़ में कलीदी किरदार अदा करती थी। दुश्मन बहुत मक्कार और बारसूख है। ओलिनी ने ही आखिरकार सकूत तोड़ा। जब तक उसका सर न कुचला गया, गन बोट पर तबाही के अंदेशे मंडलाते रहेंगे। मेरे ज़हन में माजी के हवाले से एक तजवीज़ जन्म ले रही है, जो पता नहीं मौजूदा हालात में काबिल कबूल होगी या नहीं। खुलकर बात करो, मैंने उसे टोका। मैं पहले ही कह चुका हूँ कि हर माकूल बात मानी जाएगी। फ़लस्तीनियों के अबुल बहर ग्रुप के कुछ मुमताज़ लोगों में से मेरे ज़ाती मरासिम में ओलिनी ने झिझकते हुए अपनी बात शुरू की। उन्हें कई बड़े मुल्कों से खतीर माली इमदाद मिलती है, जिसके सहारे वो समुद्री इलाकों में इसराइल के खिलाफ मोहलक छापा मार कार्रवाइयाँ करते रहती हैं। बात मुख्तसर करो ओलिनी, मैंने अपने वजूद में उभरने वाले तजस्सुस और इस तरफ से मजबूर होकर कहा। ओह, शायद मैं बहक रहा था। वो संभल कर बोला, दरअसल अपनी अहमकाना तजवीज़ तुराने से पहले मैं अबुल बहर वालों की माली हैसियत की वजाहत करना चाह रहा था। उनके एक मुमताज़ लीडर ने आज से कई माह पहले मुझे गन बोट के बारे में खुली पेशकश की थी। उसे मेरे पेशे का इल्म नहीं था, लेकिन मैं उसे गन बोट की खुफिया जंगी सलाहियतों के बारे में बता चुका था। उस वक्त वो लोग गन बोट की मुंह मांगी कीमत देने पर आमादे थे। यानी तुम्हारा मतलब है कि तुम आज भी गन बोट उनको फरोख्त कर सकते हो? मैंने सवाल किया। मेरा ख्याल यही है, उसने सर झुकाकर कहा। असलिया और हथियारों की खुली मंडियों में खालिद को हाथों हाथ लिया जाता है, क्योंकि वो खड़े खड़े लाखों डॉलर्स के सौदे करता है और उसका दिया हुआ कोई चेक आज तक वापस नहीं लौटाया गया। मेरी उसी से दोस्ती है, और उसे कोई लंबी मुहिम दरपेश ना हो तो अमूमन पेरिस के शीना होटलों और क्लबों में मिलता है। तजवीज़ काबिल गौर है, मैंने पुरख्याल अंदाज में कहा। गन बोट के पैसे सीधे करके हम अपनी बला उनके सर मुड़ सकते हैं, लेकिन कानूनी तौर पर तो शायद हम में से कोई भी गन बोट की फरोख्त की दस्तावेजात पर दस्तखत करने का मिजाज नहीं है। यही तो दिलचस्प बात है, ओलिनी ने बोला। इस वक्त भी उसने मुझे यही पेशकश की थी कि मैं रकम लेकर जनूबी अमेरिका के किसी गुमनाम गोशे में रुपोश हो जाऊँ। फिर गन बोट पर अपना कब्जा बरकरार रखना और कानूनी मुशकाफियों से बचना उसकी जिम्मेदारी होती। दरअसल उन लोगों की सियासी कुव्वत भी है जिसके बल पर वो बहुत कुछ कर गुजरते हैं। मेरे ख्याल में ये सूरत हाल सबसे बेहतर होगी। गन बोट के पैसे खड़े करके हम खामोशी के साथ कई दूसरे असासे खरीद सकते हैं। मैं डर रहा था कि कहीं इस तजवीज़ पर मेरा मजाक ना उड़ाया जाए। ओलिनी गहरा सांस लेकर बोला,
उस वक्त खुद मुझे भी खालिद की तजवीज़ पर हंसी आई थी कि भला ऐसे सौदे कहाँ और कैसे हो सकते हैं, लेकिन अब तुम्हारी हौसला अफजाई की बिना पर मैं गन बोर्ड तो क्या फ्रांस की पूरी बहरिया का भी सौदा कर सकता हूँ। आईमैन जिसकी पुश्त पनाही पर हो उसका दुनिया की कोई ताकत बाल में बीका नहीं कर सकती। तो इमरान ने फखरिया लहजे में कहा, खालिद से मुलाकात की सहल तरीन सूरत क्या हो सकती है? मैंने ओलिनी की आंखों में रारास्त देखते हुए संजीदगी से सवाल किया। ओलिनी में नजरों की ताब न लाकर निगाहें झुका ली। पेरिस जाना तवालत का बायस बनेगा। मैं रेडियो फोन पर ही उससे राब्ता कायम करने की कोशिश कर सकता हूँ। सुबह हो चुकी है, अब तो पेरिस की तमाम शबीना महफिलें दम तोड़ चुकी होगी। मैंने अपनी दस्त आवाज पर निगाह डालते हुए कहा, उसे कहाँ तलाश करोगे? मैं उसके चंद ठिकानों से वाकिफ हूँ, लेकिन यकीन से कह नहीं सकता कि इस वक्त वो कहाँ होगा। बहरहाल अपनी सी कोशिश तो कर ही सकता हूँ। जाओ, मैं बेचैनी से नतीजे का इंतजार करूंगा। मैं इशारा पाते ही वो फुर्ती के साथ कैबिन से चला गया। तेजी से पेश आने वाले वाकयात के नतीजे में मुझ में इतनी खुद एतमादी पैदा हो गई थी कि उस वक्त तक मैं ये फरामोश कर चुका था कि मैंने खुद को उन पर ज़बरदस्ती मुसल्लत किया हुआ था। मुझे यूँ महसूस हो रहा था जैसे मैं वाकई शीख का आई मैन हूँ और वो सब मेरे महकुम। मैंने इंटरकॉम पर चीफ नेविगेटर से गन बोर्ड की पोजीशन दरियाफ्त की तो पता चला कि हम खुफिया आबी दर्रे से गुजर चुके थे, जो तमाकू के बायस चंद बड़ी बड़ी साहिली चट्टानें टूटने की वजह से काफ़ी कुशादा हो गया था और दूर ही सिर्फ वाज़े तौर पर नजर आने लगा था। अगले फैसले तक हमें साहिल से करीब रहकर महफूज बहरी पट्टी पर सफ़र जारी रखना है। मैंने माउस पीस में कहा, हो सकता है कि हमें कहीं हंगामी तौर पर लंगर अंदाज होना पड़े। वैसे अब करीब तरीन घाट कितनी दूर और फासले पर है? पूरा ही साहिल कश्ती रानी के शौकीनों के लिए बने हुए घाटों से भरा हुआ है। उसकी खुश्क और भारी आवाज़ सुनाई थी। उस तरफ कभी जाने का इत्तेफाक नहीं हुआ, लेकिन समंदर की साख्त और अपने तजुर्बे की बिना पर मैं कह सकता हूँ कि हम कहीं भी आसानी के साथ साहिल तक पहुँचने में कामयाब हो जाएंगे। इन मामलात में मुझे कोई तजुर्बा नहीं, लेकिन ज़ेरे-आब चट्टानों की हलाकत खेजी के बारे में बहुत कुछ पढ़ और सुन चुका हूँ। नए और गैर रवायती रास्तों पर ऐसी चट्टानें अमूमन इंसानी जान की भींट ले लेती हैं। समंदर नाड़ियों को निकल जाता है और खिलाड़ियों को अपने सीने पर तैराता है। मेरी सारी उम्र समंदरों में गुजरी है। यह इलाका ऐसी खूनी चट्टानों से बिल्कुल महफूज है। ठीक है, मुझे तुम पर पूरा एतमाद है। ये कहकर मैंने सिलसिला मुनक़ता कर दिया। मैं भी जाऊँ? मेरे फारिग होते ही इमरान ने सवाल किया, कहाँ जाओगे? मैंने उसे घूरते हुए सख्त लहजे में पूछा और वो गड़बड़ा गया। ओलिनी का हाथ बटाऊंगा। वो बिला सोचे समझे बोल पड़ा। तन्हाई में वो बतेरे गलत काम कर सकता है। उसके जवाब पर मैं बमुश्किल अपनी हंसी जब्त कर सका और मेरा इशारा पाते ही वहां से चला गया। ये खातून यहाँ क्या कर रही है? मैदान साफ होते ही सुल्तान शाह ने उर्दू में सवाल किया। उसके पतले पतले गुलाबी होंठों पर फैली हुई मुस्कुराहट मुझे जहर लगती है। ऐसी मिठास को जहर कब से समझने लगे हो? मैंने उसका मजाक उड़ाते हुए कहा, गलती से चख लूँ तो शायद मैं भी मिठास का कायल हो जाऊँ, वरना मुझे तो इसकी मुस्कुराहट में दुनिया के सारे मर्दों के लिए चैलेंज पनाह नजर आता है। सुल्तान शाह छत की तरफ देखते हुए बोला, और उसकी नीली आंखों के बारे में क्या ख्याल है? मैंने उसे छेड़ा। शिकार पर झपटने वाली बिल्ली की आंखों की तरह चमकती रहती हैं। वो बुलंद आवाज में बुड़बड़ाया, पता नहीं गन बोर्ड पर मर्दों की भीड़ में इसे क्यों रखा गया है। औरत कैसी भी हो, उसे देखकर जवान दिलों में जिंदा रहने की उमंग पैदा होती है। मैंने उसे चिढ़ाने की नीयत से हंसते हुए कहा तो इसे तुम्हारी पिंडलियों पर शहद की मालिश करवा दूं? थोड़ी देर में हिरन की तरह रिशे पर कलांचे भरने लगोगे? मुझे माफ रखो यार। वो अपने दोनों कानों को छू कर बोला, इसके छूते ही मेरी पिंडलियों पर फालिज का असर हो जाएगा। मालूम होता है कि तुमको भी दाना डाल रही है। दाना नादानों को डाला जाता है। मैं अभी इतना नादान नहीं हूँ। चाहो तो मैं इसे तुमसे शादी पर आमादा कर सकता हूँ। मैंने मुस्कुराते हुए कहा, मुझे माफ रखो। दोनों हाथ जोड़कर बोला, हम लोग औरतों के पीछे मंडलाने को कसरे शान समझते। इनकी नाज बर्दारियां तुम ही कर सकती हो। जब ही सब तुम्हें टकराती है, मेरे मुंह कोई नहीं लगती। फिक्र ना करो, आज तुम्हारे मुंह मैं लगवा दूंगा, हसरतें पूरी हो जाएंगी। मैंने हल्के से कहके के साथ कहा और उसने यूं बुरा सा मुंह बनाया जैसे अचानक उसके दांतों में कोई कड़वी कसीली चीज आ गई। अगर तुम दोनों को खलवत दरकार हो तो मैं बाहर जा सकती हूँ। एलिनोर ने खनकार कर आहिस्ता से कहा। मैंने मायने के नजरों से सुल्तान शाह की तरफ देखा, फिर एलिनोर से कहा, खलवत तुम्हारे साथ तो हो सकती है, इस मरदूद के साथ नहीं। इस पर हर वक्त वाज का शौक सवार रहता है। इसका बस चले तो तुम्हें इस वक्त समंदर में भिंगवा दे। मेरी इल्फात पर एलिनोर का मुस्कुराता हुआ सदाबहार चेहरा कुछ और भी खिल उठा। सूरज से ही खुनकार और तुंदखून नजर आता है। सच पूछो तो मैंने अपनी जिंदगी में जो चंद खौफ आवर मर्दाना चेहरे देखे, ये उनमें से सरे फरिश्त है। ऐसी खुश्क बातें कर रहा है जैसे अपनी माँ की कोख की बजाय पहाड़ के अंडे से पैदा हुआ हो। मैं नरम लहजे में कहा, लेकिन इसके बावजूद मुझे अपनी जान से ज्यादा अजीज है। मैं ज्यादा गाढ़ी अंग्रेजी नहीं समझ सकता, लेकिन यह समझ रहा हूँ कि तुम उसके साथ मिलकर मेरा मजाक उड़ाने की कोशिश कर रहे हो। सुल्तान शाह ने भराई हुई मुतासवाना आवाज में कहा, लेकिन तुम लिख कर रख लो, ये सारी हसीन तितलियां आहिस्ता आहिस्ता उड़ जाएंगी और आखिर में सिर्फ मैं तुम्हारे साथ रह जाऊंगा। जब हाथ में जुम्बुश और घुटनों में दम बाकी न रहे तो सब अकेले रह जाते हैं। मैं तुम्हारे साथ मिलकर इबादत क्या करूंगा? लेकिन यह ख्याल दिल से निकाल दो कि मैं तुम्हारा मजाक उड़ा रहा हूँ। दरअसल मैं उस लड़की से मरासम बढ़ा रहा हूँ, क्योंकि ये अगले चंद रोज में हमें जिमी लॉयड के किसी ठिकाने तक ले जाने वाली है। तुमने कहा था कि एलिनोर के जरिए जिमी लॉयड तक रसाई के मंसूबे पर, ब्रिज से वापसी पर गौर करोगे, तो इस बारे में क्या सोचा है?
जिम मिलार्ड का जिक्र आते ही वो यक बयक संजीदा हो गया। ब्रिज में जो कुछ हुआ अभी तक उसके असरात असाब पर बाकी। फिर गन बोर्ड से गुलखलासी की फिक्र भी जहन पर सवार हो गई है। इन मसाइल के हल के बाद ही कुछ सोचा जा सकेगा। मैंने कहा, ओलिनी और इमरान को कहाँ भेजा है तुमने? उसने चुपते हुए लहजे में सवाल किया और मैं उसे गन बोर्ड की गैर कानूनी फरोख्त के फौरी इम्कानात से आगाह करने लगा। दिन तुलू हो चुका था, फिजा में पूरी तरह उजाला फैला हुआ था, लेकिन सूरज नुकरई और सुरमई बादलों के पीछे छुपा हुआ था, जिसकी वजह से सर्दी का एहसास बढ़ गया था। उस वक्त तक मैं बाहर अरशे पर आकर दूरबीन से समंदर का दूर तक का जायजा ले चुका था, लेकिन वहां था निगाह गन बोर्ड के अलावा कोई चीज़ मुतलातिम समंदर के सीने पर मौजूद नहीं थी। उस वक्त गन बोर्ड बहुत सुस्त रवि के साथ जनूब मशरिक की तरफ फ्रांसीसी साहिल के मुतवाजी सफर कर रही थी। हमारी बाईं समत पर काफ़ी दूर साहिली पट्टी नजर आ रही थी और बकिया तीन अतराफ में झाग उड़ाता यकबस्ता पानी ही पानी था, जो मौज दर मौज साहिल की तरफ लपकता जा रहा था। मेरे इस्तराब का सबब यह था कि ओलिनी काफ़ी देर की कोशिशों के बाद पेरिस की एक कालगढ़ के फ्लैट पर सोए हुए खालिद का सुराग लगाने में कामयाब हो गया था। पहले तो लड़की खालिद को बेदार करने पर आमादा नहीं हुई, लेकिन उसे ओलिनी के सामने हथियार डालने पड़े। ओलिनी ने रस्मी कलमात के तबादले के बाद जब खालिद की पुरानी पेशकश के हवाले से बात आगे बढ़ाई तो उसकी नींद का सारा खुमार काफूर हो गया, क्योंकि वो इस वक्त भी गन बोर्ड की जरूरत महसूस कर रहा था। उसकी दिलचस्पी भांपते ही ओलिनी ने उसे फौरी तौर पर मिल बैठने का मशवरा दिया था, जो खालिद ने बड़े शौक से कबूल कर लिया। पहले उसने पेरिस ही में मिलना चाहा, लेकिन जब ओलिनी ने उसे बताया कि गन बोर्ड खलीजे बकाए में मौजूद है और फौरी तौर पर सौदा तय करके गन बोर्ड डिलीवर करने पर आमादा है, तो खालिद वहीं समंदर में पहुंचने पर तैयार हो गया। वो एक छापामार जंगजू था और हर किस्म के हालात में काम करने का आदी था, लिहाजा उसने पेरिस से गन बोर्ड तक पहुंचने के लिए 3 घंटे की मोहलत मांगी थी। उस मुद्दत के बाद हमें नान 30 नामी गोदी के किरबो चवार में उसका इंतजार करना था। खालिद का दिया वो वक्त करीबन गुजर चुका था और हम नान 30 से चंद नाट आगे निकल आए थे, उसीलिए गन बोर्ड की रफ्तार बहुत धीमी कर ली गई थी और मैं बार बार अर्शे पर आकर समंदर का जायजा ले रहा था। मेरा ख्याल था खालिद नान 30 से किराए की किसी लॉन्च के जरिए ही गन बोर्ड तक आएगा और सौदा हो जाने की सूरत में उसी गोदी में गन बोर्ड की डिलीवरी लेना पसंद करेगा, ताकि हमारे अमले की छुट्टी के बाद वहां से अपनी मर्जी का अमला भर्ती करके गन बोर्ड को नई मंजिल की तरफ रवाना कर सके। मैं चौथी बार गर्दोपेश का जायजा लेने के बाद अरशे से नीचे उतर रहा था कि अचानक फिजा में किसी इंजन की भारी गूंज सुनाई थी, जो तेजी से करीब आती जा रही थी। फिर देखते ही देखते नीम फौजी साख्त का एक भारी हेलीकॉप्टर गन बोर्ड पर पुरशोर आवाज में नीचे परवाज करता हुआ आगे निकलता चला गया। मैं तेजी के साथ वापस अरशे पर आया और इन्हें और इमरान ने भी मेरी तकलीद की। उस वक्त हम तीनों ही मुसल्ला थे, क्योंकि हमें खालिद के इंतजार के साथ ही लम्हे दुश्मन की तरफ से मुदाखलत का धड़का भी लगा हुआ था। इसे कौन हो सकता है? मैं दूर से दायरे की सूरत में वापस आते हुए हेलीकॉप्टर पर नजर जमाकर तशवीश सता लहजे में किसी को मुखातिब किए बगैर कहा, हो सकता है कि खालिद ही हो, कोई और होता तो परवाज इस कदर नीची न होती। ओलिनी ने जवाब दिया, बहरहाल राइफल संभाल कर होशियार रहो। मैंने वसवसों को जहन से झटकते हुए कहा, हमें पूरी तरह चौकन्ना रहना होगा। वो हमारे हरीफ के आदमी हुए तो बाजी वहीं जीतेगा जो वार में पहल कर जाएगा। काश मैंने खालिद से पूछ लिया होता कि वो गन बोर्ड तक कैसे पहुंचेगा। कम अज कम इस वक्त के असाबी तनाव से तो निजात मिल सकती थी। ओलिनी का लहजा दामत अमेज था। हेलीकॉप्टर एक तवील चक्कर काट कर दोबारा गन बोर्ड की तरफ परवाज करता हुआ आया तो उसके पीछे सफ़ेद कपड़े की एक लंबी सी पट्टी हवा में पड़पड़ा रही थी, जो वाज़ेह तौर पर आने वाले की तरफ से दोस्ती के पैगाम की अलामत थी। जवाब में ओलिनी ने इस्तरारी तौर पर राइफल अर्शे पर डालकर अपने दोनों हाथ फिजा में तेजी से लहराना शुरू कर दिए। शायद उसकी हरकत देख ली गई थी, क्योंकि सफ़ेद अलामती परचम हेलीकॉप्टर से जुदा होकर तेज हवा में उड़ता हुआ समंदर में जा गिरा। उसी के साथ हेलीकॉप्टर अचानक ऊपर उठना शुरू हुआ और उसकी उफ़क़ी रफ्तार यक ब यक धीमी होगी। एन गन बोर्ड के ऊपर आकर हेलीकॉप्टर फिजा में मुअल्लिक हो गया। उसके पंखों का शोर और उनसे बेदार होने वाला हवा का दबाव वहशतनाक था, लेकिन उन नाजुक लम्हात में हम अर्चा छोड़कर नहीं जा सकते थे। हमारे देखते ही देखते हेलीकॉप्टर के दरवाजे से एक लंबी रस्सी फिजा में उछाली गई और फिर एक जवान साल गोरा चिट्टा आदमी उस रस्सी के सहारे तेजी से फिसलता हुआ नीचे आने लगा। उसकी महारत और बेखौफी काबिल थी। आनन फानन में वो दुबला पतला फलस्तीनी नौजवान रस्सी छोड़कर अर्शे पर कूद चुका था। रस्सी ऊपर खींची जाने लगी थी और हेलीकॉप्टर एक तेज हचकोला लेकर तेजी के साथ साहिल की तरफ प्रवास करता चला गया था। फलस्तीनी नौजवान ओलिनी को पहचान कर पुरजोश अंदाज में उसकी तरफ लपका और उसे बगलकीर होकर खालिस अरबी अंदाज में उसका रुखसार चूम लिया। वो दोनों बैक वक्त एक दूसरे की मिजाज पुरसी करते हुए अलग हुए तो ओलिनी ने बारी बारी खालिद का हम सब से तारुफ कराया। वो आईबैन के अलावा मेरे किसी नाम से वाकिफ नहीं था, लिहाजा मैंने खुद ही अपना नाम डेविड बता दिया। तुम यहूदी तो नहीं हो? खालिद ने मेरा नाम सुनते ही चौंक कर बेखौफ लहजे में सवाल किया। उस अंदाज से बिल्कुल भी जाहिर नहीं हो रहा था कि वो समंदर के बीच में कुछ ऐसे मुसल्ला अजनबियों के दरमियान मौजूद था जिनके मिजाज और मजहब से वो सरासर लाइम था और जो किसी भी बात पर चाहते तो उसके लहू के प्यासे हो सकते थे। यहूदी ही हूँ, मैंने उसे आजमाने की नीयत से मुस्कुराते हुए तंज़िया लहजे में कहा। क्या इससे कोई फ़र्क पड़ता है? सिर्फ इतना कि मुझे थोड़ा सा मोहतात रहना होगा। वो बेपरवाही से बोला। मैं फ़लस्तीनी हूँ और इसराइल की वजह से यहूदियों के बारे में हमारी राय कुछ अच्छी नहीं है।
वरना यहूदी भी हमारे लिए मोहतरम और अहले किताब है। मोहतात कैसे रहोगे? तुम तो शायद मुसल्ला भी नहीं हो। मैंने अपनी भीम गन उंगलियों के दरमियान ने चाहते हुए सवाल किया। इसे जेब में रख लो डेविड। वो नासाना लहज़े में बोला, मैं एक दोस्त की दावत पर यहाँ आया हूँ, इसलिए गैर मुसल्ला हूँ, वरना बिस्तर पर भी असलहा हमारे जिस्मों से जुदा नहीं होता। हमारी नस्लों को जिहाद करते हुए निस्फ सदी होने वाली है। हम मौत से नहीं डरते, मक्कारी से घबराते हैं। मुझे तुमसे कोई अंदेशा नहीं, लेकिन सौदेबाजी में मुझे तुम्हारी मक्कारी से होशियार रहना पड़ेगा। बहुत दलेर हो, मैंने काटदार लहजे में कहा। खौफ सिर्फ मौत का होता है और हम रोज़ मौत के मुंह में हाथ डालकर अपने लिए नई जिंदगी हासिल करते हैं। फिर दलेर क्यों ना होंगे? मैं सबकी नहीं, सिर्फ तुम्हारी बात कर रहा हूँ। मैंने अरशे से नीचे जाने वाले जीनों की तरफ बढ़ते हुए कहा, मेरी बजाय आप गन बोट की बात करो। उसने खुशदिली के साथ मौजू तब्दील कर दिया। मेरे पास वक्त कम है और मेरा ख्याल है कि यह सौदा तुम ही से करना होगा। ये कैसे समझ लिया तुमने? मैंने सीढ़ियाँ उतरते हुए दिलचस्पी के साथ सवाल किया। तुम बोल रहे हो और दूसरे खामोश हैं। यही एक बात तुम्हें इनमें मुमताज़ करने के लिए काफ़ी है। उसने बिला तवक्कुफ मेरी बात का जवाब दिया था। मेरी उम्र पर न जाओ। मैंने हर रोज़ बरसों की ज़िंदगी का तजुर्बा हासिल किया है और पूरे यकीन के साथ उड़ती हुई चिड़िया के पर तक गिन सकता हूँ। मैंने समझ लिया कि मेरा वास्ता किसी कमज़ोर आदमी से नहीं था। उसके बाद मेरे कैबिन में दाखिल होने तक सब खामोश ही रहे थे। कैबिन में अली नूर किसी बात पर सुल्तान शाह से उलझ रही थी, लेकिन हमें देखते ही फौरन खामोश होगी। मैंने सुना है कि तुम गन बोट हासिल करने के ख्वाह हो। चंद सानियों की तवक्कुफ के बाद मैंने सिगरेट सुलगाते हुए खालिद से सपाट लहजे में सवाल किया। मिल जाए तो अच्छा है, उसने बेपरवाही से कहा। क्या मांगते हो इसका? यह किसी तरह 8-10 लाख डॉलर से कम मालियत की नहीं होगी। मैंने कारोबारी अंदाज में कहा। रेडार, बारबिटकन, ऑटो सर्च सिस्टम और दूसरी खूबियां गिनवाना बेसूद है। ये बातें तुम जानते ही हो। वो हंस पड़ा। इसकी मार्केट वैल्यू तो शायद इससे भी ज्यादा हो, लेकिन ये ना भूलो कि तुम गन बोट मुझे कानूनी हकूक के साथ नहीं बेच रहे। ये तो चोरी के माल का सौदा है, जो मिल जाए गनीमत होगा। फिर तुम क्या देते हो? मैंने उसका आया नौजवान से बहस को बेसूद समझते हुए कहा। मेरी ऑफर लेने से पहले ये सुन लो कि मुझे इस गन बोट का शजरा नस्ब मालूम हो चुका है। यूरोप की सबसे मजबूत ट्रक माफिया यानी शी की मलकियत है। तुमसे इसका सौदा करके मैं एक बहुत बड़ा जुआ खेलूंगा, जिसमें मेरी हार भी हो सकती है। ज़मीन दुनिया के आम कारिंदे तो शी के साए से भी बचने की कोशिश करते हैं। ठीक कह रहे हो, मैंने सर्द और सपाट लहजे में कहा, लेकिन 10-20 हज़ार में बात नहीं बन सकेगी। अब मैं इतना अहमक भी नहीं हूँ। अगर तुम 10 आदमी हो तो कम अज़ कम इतनी रकम तो हर एक के हिस्से में आना चाहिए, क्योंकि खतरा तुम भी मोल ले रहे हो। मैं 2.5 लाख डॉलर देने के लिए तैयार हूँ। यह रकम बहुत कम है। उन्होंने एहतजाज किया। लेकिन तुम मेरा रिस्क भी तो देखो। मुझे ये बोट यहाँ से खलीज में ले जाना है। शी वालों से कहीं भी टकराव हो गया तो मेरी सारी रकम डूब जाएगी। उसे समझाने की कोशिश की। 5 लाख से कम में ये सौदा नहीं बनेगा, मैंने फैसला कुल लहजे में कहा। इस पर रजामंदी के बाद ही बात आगे चल सकेगी। बात तो आगे चलाना ही होगी, क्योंकि हेलीकॉप्टर मुझे लेने के लिए वापस नहीं आएगा। सौदा मुकम्मल होने के बाद तुम लोग मुझे गन बोट समेत नान 30 पहुंचाओगे। वहीं मैं डिलीवरी लूंगा। उसके लहजे में बला का एतमाद था। उससे मुख्तसर सी हुज्जत हुई और आखिरकार 4.25 लाख डॉलर पर बात ठहर गई। मेरे कैबिन में मौजूद सब लोगों ने एक दूसरे से हाथ मिलाकर आपस में सौदे की मुबारकबाद दी और अली नूर रॉयल सल्यूट की बाकी मांदा बोतल उठा लाई। खालिद ने जेब से एंग्लो स्विस बैंक की चेक बुक निकालकर मतलूबा रकम का बैरियर चेक काटा और मेरी तरफ बढ़ा दिया। मुझे उम्मीद है कि यह बाउंस नहीं होगा, मैंने चेक लेते हुए खुश कलकी के साथ कहा और खालिद का चेहरा एकदम सुर्ख हो गया। मुझे गाली ना दो डेविड, उसने बरहमी के आलम में कहा। साथी तौर पर मैं बहुत मुफलिस और बेमाया इंसान हूँ, लेकिन अबुल बहर की जानिब से जब मैं कोई मुआहदा करता हूँ तो वो मौत से ज्यादा अटल होता है। आज तक मेरा लिखा हुआ कोई चेक बैंक को दोबारा पेश करने की नौबत नहीं आई। मैं सारी अदायगियाँ चेक ही से करता हूँ। यह जमानत मैं भी लेता हूँ। ओलिन ने कहा। नहीं तुम्हें जमानत लेने की कोई जरूरत नहीं, खालिद ने तेज लहजे में कहा। डेविड को अब भी शुबा है तो मैं चेक वापस लेने को तैयार हूँ। अपनी नेकनामी की कीमत पर मैं बड़े से बड़ा फायदा भी ठुकरा सकता हूँ। बहुत गर्म खोपड़ी है तुम्हारी, मैंने अपना गिलास उठाते हुए कहा। चलो गिलास उठाकर सऊदी की खुशी का जश्न मनाओ। मुझे अफसोस है कि मेरे अल्फाज से तुम्हारी दिल चिकनी हुई। उसने गिलास उठाकर फिजा में होले से मेरे गिलास से टकराया और लब तर करके हंसते हुए बोला, मुझे अंदाजा था कि तुम चेक वापस नहीं करोगे। यहूदी आए हुए माल को कभी नहीं छोड़ता। चीफ को बता दो कि गन बोट का रुख नान 30 की तरफ मोड़ ले। मैंने ओलिनी से मुखातब होकर कहा। लंगर अंदाज होने के मकाम की निशानदेही खालिद खुद करेगा।